स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहा जाता है कि हमें खाना ऐसा खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम जिस खाने को खाते हैं उसे चबा चबा कर खाया जाए। और चबाने में हम सभी जानते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे दांतों की। इसलिए हमारे दांतों का स्वस्थ रहना, मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। दांतों में अक्सर कई तरह की समस्याएं होती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी समस्याएं होती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उन तमाम जो दांत से संबंधित परेशानियां होती हैं उनकी जानकारी दे सके, उनके कारणों के बारे में, लक्षणों के बारे में, उनके निदान के बारे में। आपको बता दें, आज स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं दंत रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उदीप लाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, दांत अगर ना हो तो बिल्कुल हमारा तो खाना पीना ही बंद हो जाता है, और फिर खाना एक बार बंद हो गया तो फिर तो पूरा शरीर ही बेकार होने लगता है। तो दांतों की जो भूमिका है वो हम सभी जानते हैं। दांतों का अच्छा रहना, चमकीला भी रहना, साफ रहना, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर बहुत सारे मरीज़ आपके पास आते होंगे सर कि फला परेशानी हो रही है। कॉमनली किस तरह की परेशानी आप देखते हैं? देखिए, सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो अगर हम सामान्य भाषा में बोले तो वो दांतों में कीड़ा लगना, उसके बाद पायरिया, उसके बाद एक सर्टन एज के बाद थोड़े जो एल्डरली पेशेंट हैं, थोड़े जो बूढ़े पेशेंट हैं, उसमें दांतों का ना होना या दांत गिर जाना, बेसिक यही कंप्लेंट्स है। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, बिहार झारखंड या इस ईस्टर्न इंडिया में तंबाकू पान का सेवन ज़्यादा होने की वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है कि दांत में कालापन, धब्बा, ये भी एक चीज़ बहुत सामान्य रूप से मिलता है। बिल्कुल। तो कई ऐसी समस्याएं भी हैं क्या जो अगर इन छोटी समस्याओं को, आमतौर पर होने वाली समस्याओं को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो दांत संबंधी कोई ऐसी समस्या भी हो सकती है जो बाद में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है? हाँ, आराम से। अगर लॉन्ग टर्म मतलब बहुत दिन तक पान, तंबाकू या इस प्रकार का प्रयोग जो लोग करते हैं, और वो शुरू बहुत नॉर्मली होता है, दांतों से खून आना, सड़न होना, उससे शुरू में दांत हिलना शुरू होगा, उसके बाद दांत गिर जाता है। इसके बाद भी अगर बहुत लॉन्ग टर्म लोग यूज़ करते हैं तो कैंसर का केसेस का सबसे बड़ा कारण तंबाकू है, और वो मुंह का कैंसर ह्यूमन बॉडी का 30% कैंसर्स को क्रिएट करता है, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर है। जी जी, बिल्कुल। मतलब ऐसे भी समस्या हो सकती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक भी हो सकती है। तो जैसे आपने सर कहा सबसे पहले कि दांतों में कीड़े लगने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कैसे ऐसा हो जाता है और किस उम्र में ज़्यादा होता है? देखिए, दांतों में कीड़ा लगने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका दांतों को ठीक से ना रखना, खा के बिना ब्रश किए, बिना साफ किए रात को सो जाना। जितना इम्पोर्टेंट सुबह ब्रश करना है उतना ही इम्पोर्टेंट रात को ब्रश करना है, क्योंकि आप रात को जब 6 घंटे या 8 घंटे जितना भी आप सोते हैं, उस बीच में आप ना पानी पीते हैं ना साफ़ करते हैं, तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। और जितना इम्पोर्टेंट सुबह है उतना ही इम्पोर्टेंट सोने से पहले ब्रश करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका दांत में खाना नहीं फंसना चाहिए, या आपने कुछ भी स्टिकी खाया है। अमूमन इंडिया में हम लोग का एक ट्रेंड है, भारत में एक ट्रेंड है कि दूध पी के सो जाना। तो दूध पी के सो जाने से क्या होता है, पूरा वो एक लेयर बना देता है, स्टिकी लेयर बना देता है, और उसके बाद आपको ब्रश करना ही है। और अधिकांश लोग रात को ब्रश नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ास करके बच्चों में भी ये बहुत समस्या है। बच्चों के लिए आप क्या इसमें बताना चाहेंगे? बच्चों के लिए तो एकदम न्यू बॉर्न, जिसको नवजात शिशु बोलते हैं, वहाँ से लेके एडोलेसेंस तक जितने भी बच्चे हैं, सबका ही ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मदर्स को मैं बोलूँगा कि बॉटल दे के सुलाए ना। बॉटल दे के बच्चे को सोने से एक चीज़ होती है जिसको नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं, वो दांतों में मिल्क के वजह से, दूध की वजह से ये सबसे ज़्यादा होता है। लास्ट आपको फीड जो भी देना है, मिल्क दे दें, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको क्लीन करना है। आजकल सिलिकॉन फिंगर ब्रशेज आते हैं जिससे आप क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से जो भी है, लास्ट आपको पानी देना है या क्लीन करके तब बच्चे को सुलाना है।
बिल्कुल, मतलब जो छोटी उम्र से ही, बहुत कम उम्र से ही दांतों की देखभाल जो है वो शुरू हो जानी चाहिए, ताकि जो ये जो कीड़े लगने की संभावना है, जो गंदगी फंस जाती है, खाने फंस जाते हैं, वो बिल्कुल ना रहे। जो एक लेयर बन जाता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये समस्या फिर बाद में बढ़ती चली जाती है जी। और भी आपने कहा जैसे मुंह से दुर्गंध आना, पायरिया जैसे आपने कहा था, तो पायरिया का क्या कारण है? पायरिया को हम लोग टेक्निकली पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। वो क्या है, गम्स में स्वेलिंग होना, गम्स में से खून आना, मसूड़े से खून आना, गम्स मतलब मसूड़े से खून आना, उसको गम्स को जिंजावा भी बोलते हैं, उसके वजह से आना। आपको वहाँ का अगर ये ब्लीडिंग गम्स है, अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। वो करेंगे तो आपको इनिशियली खून आएगा, फिर बोन लॉस होगा, फिर दांत हिलना शुरू हो जाएगा, और एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे आपका दांत हिल के गिर जाएगा। फिर डॉक्टर के पास बहुत कम ओपिनियंस है, ऑप्शंस है आपका नेचुरल दांत बचाने के लिए। फिर या तो आप आर्टिफिशियल लगाइए या फिर वैसे ही रहिए। ऐसे रहना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अगल बगल के दांत को प्रॉब्लम कर देता है। तो डेंटिस्ट्री, दांत का ट्रीटमेंट अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या है, आपका नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग की एक और हैबिट है पेशेंट्स में जो हम लोग देखते हैं, जिस तरफ दांत में प्रॉब्लम है उसके दूसरे साइड से खाना शुरू कर देते हैं। जी जी। ये भी एक नेग्लिजेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपके दांत में खाना फंस रहा है, अगर आपके दांत में दर्द है, तो वो दूसरे तरफ राइट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट साइड में, या लेफ्ट साइड में हो रहा है तो राइट साइड से खाना शुरू कर देते हैं। ये अवॉइड करिए। एक आध दिन अगर ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलिए। बिल्कुल। ये जो पायरिया का तो आपने बताया, तो इसके लक्षण भी आपने बताए हैं सर, तो क्या ये ठीक हो जाते हैं? इसका ट्रीटमेंट है? हाँ, ये एब्सोल्युटली क्योरेबल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका हम लोग इनिशियल अगर होता है तो स्केलिंग से ठीक होता है, जिसको ओरल प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। अगर और होता है तो फिर पेरिडोंटल पॉकेट्स है, तो पेरिडोंटल फ्लैप सर्जरीज आराम से ठीक हो जाता है। मैं इसमें एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा, स्पेशली एक्सपेक्टिंग मदर्स, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल्स, उसमें क्या होता है, अगर आपको पहले से पायरिया का प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल हार्मोन है जो बहुत बढ़ जाता है, उसका अफेक्ट गम्स को स्वेल कराने का संभावना है। ऐसा नहीं है सबका होगा, बट किसी किसी का हो सकता है। तो उस केसेस में ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसीलिए प्लान्ड प्रेगनेंसी अगर कर रहे हैं तो पहले से एक डेंटल चेकअप भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ब्लीडिंग गम्स है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करिए, अपने गायनोकोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट को दोनों को मिल के आप ट्रीट कराइए। जी जी जी। जो कॉमन प्रॉब्लम्स की अभी हम बात कर रहे हैं सर, तो जैसे आपने बताया खाना फंसना के चलते कीड़ा वगैरह लगता है और पायरिया है, तो दांत में दर्द असल में कई बार आपके पास आते होंगे लेकर, कारण पता नहीं होता है, बस दांतों में दर्द होता है, तो उस संबंध में कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? दांतों में दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये स्टार्ट होता है दांत में कीड़ा लगने से, बट ये इसका सिर्फ एक कारण है। ये भी हो सकता है हम लोग का थर्ड मोलर, जिसको विजडम टूथ, अकल दांत या 8 नंबर दांत जो भी बोलते हैं, ये आने के टाइम पे भी आपको बहुत पेन होता है। और ये काफ़ी लेट एज पे आता है, समवेयर अराउंड 18 टू 26-28 के एज ब्रैकेट्स में आता है। उसके बाद भी आ सकता है, बट जनरली ये ग्रुप एज ब्रैकेट में 17-18 साल से लेके 26-28 साल तक के बीच में मिलता है। उसके टाइम पे भी आपका चीक फूल जाना, गाल फूल जाना या मुंह नहीं खुलना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। फीमेल्स में और एक भी चीज़ है, ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ पीरियड्स, उसके पहले भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से गम स्वेलिंग हो सकती है थर्ड मोलर्स के इशू में। जी जी जी। तो मतलब ये जो अगर दर्द हो तो तुरंत एक बार दिखा लेना चाहिए। लोग खुद से पेन किलर वगैरह लेते हैं या इधर सेकाई और ये सब कुछ करते हैं। सेकाई तो एकदम नहीं करना है। जी बिल्कुल, करते ही हैं सर, आप देखते होंगे, इसलिए मैंने खासकर आपसे पूछा है। जी जी जी, जी। सेकाई एक जैसे ही बोलते हैं ना कि आप सब कुछ को एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, वैसे ही सब ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपका ओरल इन्फेक्शंस है, मुंह का इन्फेक्शंस है, तो ये ना मिक्स्ड इन्फेक्शंस है, इसमें एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक इन्फेक्शंस है। तो एनारोबिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, जिसमें जो हीट के वजह से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आपने हीट एप्लीकेशन कर दिया, सेक दिया या गर्म भाप का सेवन कर लिया, ले लिया, तो ये आपका दर्द बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाएगा, बढ़ जाएगा और इन्फेक्शन को कई गुना ग्रो करा देगा। ये कभी नहीं करें, अपने से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। जी,
बिल्कुल, मतलब खुद से तो बिल्कुल दवा नहीं लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन। हम हर बार जब भी किसी बीमारी के बारे में बताते हैं या बात करते हैं तो ये हमेशा हम लोग कहते हैं कि खुद से अपने इलाज, अपना एक्सपेरिमेंट पूरे शरीर को ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब डॉक्टर हमारे साथ हैं तो फ़ौरन चिकित्सक के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए, जो भी समस्या है उसको बताइए। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है सर, तो आखिर किस समय जैसे ट्रीटमेंट हो जाता है, आपने बताया, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है कि जब दांत गिर जाते हैं या दांतों को निकालना पड़ जाता है? देखिए, कुछ कारण है, जैसे कि दांत टूट गया, कीड़ा लग के अंदर से कमजोर हो गया, टूट गया, एक सर्टेन डिग्री हम लोग लेवल से डिग्री ऑफ मोबिलिटी, हिलने का क्रम जो बोलिए, वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर हो जाए तो फिर दांत नहीं बच सकते, तब हम लोग को दांत निकालना ही पड़ता है। कभी कभी हड्डी का इन्फेक्शन या दांत में ही ऐसा चोट लग जाता है जबकि हम लोग को वो दांत को निकालना पड़ता है। अच्छा। और ऐसे प्रेजेंट डे सिनेरियो, अभी जितना मेडिकल और डेंटल एडवांसमेंट्स है, कुछ कंडीशंस को छोड़ के मेजर कंडीशंस में दांत को बचाया जा सकता है। अच्छा, तो दांत को बचाने के लिए कि फिर कौन कौन से तरीके हैं वो हम जानना चाहेंगे। हाँ जरूर जी। सबसे कॉमन चीज़ है जब आपको सेंसिटिविटी हो रहा है, ये स्टार्ट 1 से 2, 2 से 4 वाला कंडीशन पे होता है। पहले सेंसिटिविटी होता है, सेंसिटिविटी को आप अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो वो कैविटी में कन्वर्ट होता है। सेंसिटिविटी क्यों होता है? दांत का जो बाहर का परत है, जिसको हम लोग इनामल बोलते हैं टेक्निकली, वो घिस जाने से आपको सेंसिटिविटी होता है। और सेंसिटिविटी जब खत्म हो, सेंसिटिविटी के बाद का स्टेज क्या है? कैविटी या कीड़ा लगना। अच्छा। उसके बाद कैविटी भी अगर ऊपर है तो वो भरी जा सकती है, उसमें फिलिंग करके आराम से दांत में जो भरना जिसको बोलते हैं वो भरा जा सकता है और दांत बच जाता है। अगर उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो उसके बाद इनर पल्प, मतलब जो दांत का लिविंग टिश्यू है, वहाँ तक जब कैविटी पहुँच जाता है या इन्फेक्शन पहुँच जाता है, तब हम लोग को उसको दांत को रूट कैनाल करना पड़ता है और रूट कैनाल करके दांत बच सकता है। इसके बाद भी बहुत लोग दवा खा के या किसी तरह से टाल के काम चला लेते हैं, तब फिर एक कंडीशन आएगा जब दांत का एक भाग टूट जाएगा या वो इन्फेक्शन इतना डीप सीटेड हो जाएगा, हड्डी में चला जाएगा कि नहीं बचाया जा सकता, तब फिर हम लोग को उस दांत को निकालना पड़ेगा। जी। तो दांत को फिर बहुत ज़्यादा अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, लापरवाही करते हैं, सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो दांत को फिर निकालना ही पड़ जाता है, फिर हम बचा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर दांत नहीं होंगे तो फिर तो बहुत मुश्किलात आने वाले होते हैं। तो क्या उसको फिर से नए दांत, आजकल तो इम्प्लांट और सब चीज़ में आर्टिफिशियली हम लोग ट्रीट लगा सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं लोगों को, ताकि जो बिना दांत के हैं, या ऐसा हम तो नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति हो तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास दांत नहीं है या दांत आपके टेढ़े मेढ़े हैं या दांत खराब हो गए, उसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन पार्शियल हो सकता है, मतलब एक दांत या 2 दांत हो सकते हैं, या टोटल रिहैबिलिटेशन हो सकता है। अब टोटल रिहैबिलिटेशन में भी या पार्शियल रिहैबिलिटेशन में भी ये फिक्स्ड हो सकता है, रिमूवेबल हो सकता है। कुछ दांत जो हम लोग देखे हैं दादी नानी या किसी और बूढ़े को घरों में, जो दांत निकाले लगाए जा सकते हैं, उसको रिमूवेबल बोलते हैं, और जो उसी में फिक्स लगे रहते हैं वो वहीं पे है। अब आजकल न्यू टेक्निक्स हैं, तो ये बहुत पहले से है, लेकिन अभी पॉपुलर हो रही है इंडिया में, उसको इम्प्लांट्स बोलते हैं। इम्प्लांट्स में हम लोग एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है, टाइटेनियम का एक इम्प्लांट होता है, जिसको हम लोग बोन में डाल देते हैं और उसको हीलिंग के लिए छोड़ देते हैं 2-3 महीने के लिए, और उसके बाद उसके ऊपर नया दांत लग जाता है। ये बहुत ही सेफ और बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है आपको लाइफ में रिहैबिलिटेशन होने के लिए, आपको नॉर्मल फूडिंग के लिए। एक और मैं चीज़ बोलूँगा, सिर्फ दांत का काम फूडिंग ही नहीं है, आपका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। अगर आप ठीक दिखोगे, आपके स्माइल ठीक दिखेगा, तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहोगे। बिल्कुल। तो ये जो इम्प्लांट की बात है, इसमें अगर लोग सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा खर्च है इसमें, या फिर टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग तो है और कॉस्टली भी है, कॉस्टली अनडाउटेडली है, लेकिन अभी न्यूअर टेक्निक्स होने के वजह से कॉस्ट कम होते जा रही है, और मुझे लगता है कुछ सालों में और बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जैसे अभी हम लोगों ने पीछे कोविड का टाइम देखा, उसके टाइम पे म्यूकोमाइकोसिस एक बहुत कॉमन नहीं, बहुत ही डेडली डिजीज
फैल गया था, जी, ये जी, फंगल बिल्कुल, इन्फेक्शन हो बिल्कुल, गया था, बहुत ज़्यादा सब में। उसके वजह से हम लोग को पूरा जॉ को हाफ काटना पड़ रहा था या मैक्सिला को हटाना पड़ रहा था। वैसे केसेस में वो पर्सन अगर कुछ साल पहले होता तो उसके पास दांत लगाने का ऑप्शन ही बहुत लिमिटेड हो जाता। आज हम लोग वैसे कंडीशंस को भी, या कैंसर केसेस में जिसमें हम लोगों को मैक्सिला हटा देना होता है, मैक्सिलेक्टोमी बोलते हैं उसको, वैसे हड्डी ना होने के बाद भी हम लोग वहाँ पे फिक्स दांत दे सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम लोग देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है और पेशेंट के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। ऐसे कंडीशन से भी वापस आके हम लोग फुल नॉर्मल लाइफस्टाइल पेशेंट को दे पाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ें हमारे बीच में अभी आ गई हैं। आज इस आधुनिक युग में इम्प्लांट जैसे चीज़ जो बिल्कुल नॉर्मल दांत की तरह जो है उसका हम उपयोग कर सकते हैं एकदम। लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरे मन में अराइज हो रहा है कि क्या ये सबके अंदर फिट हो सकता है या कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये नहीं हो सकता है? बहुत ही मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, बहुत ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या बहुत ही इम्यूनोकॉम्प्रेसेंट पेशेंट्स हैं, उनमें शायद ये ना हो पाए। लेकिन मोर और लेस 95-98% में ये एक्सेप्टेंस है। तो इसको बाय एंड लार्ज हम लोग बोलते हैं कि एक्सेप्टेबल है, मतलब ओवरऑल एक्सेप्टेंस है। जी जी जी। इम्प्लांट्स का अगर फेलियर रेट देखें तो वो लेस देन 5% है। 100 इम्प्लांट में 5 इम्प्लांट फेल होते हैं एवरेजली। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छा नंबर मानते हैं। और वो 5% कभी पेशेंट की गलती से हो सकते हैं, कभी बोन का कंडीशन की वजह से हो सकता है, कभी कभी मेडिकल कंडीशंस ऐसा होता है जब आपका प्रोसीजर नहीं हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब जैसे अगर बोन आपने कहा, तो बोन अगर हड्डियां हमारी कमज़ोर होंगी तो शायद उस पर इम्प्लांट कमज़ोर होने हड्डी में भी हो जाता है, उसके प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारी ऐसे है जिसमें हम लोग कर नहीं सकते। अच्छा। जिसमें हम लोग का वो अडेप्टेबिलिटी ही नहीं आएगा। वो सब कंडीशंस में लिमिटेशंस है। पर मोर और लेस 95% एक्सेप्टेंसेस मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा नंबर है, जो कि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर के लिए ऑन अ वेरी हाई रिकॉर्ड्स में आ रहा है। जी, मतलब मैक्सिमम इसमें जो लोग हैं वो उसमें ये इस तरह की ट्रीटमेंट जो करने से मैं ये बोलना चाहूँगा, सफल होते हैं। ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में कुछ भी 100% नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, कुछ भी 100% बिल्कुल बिल्कुल 100% तो नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं। किसी भी चीज़ में 100% तो कभी ना हम दे पाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गुंजाइश जो है वो 5-10% हमारे हाथ में नहीं है। वो कभी मेडिकली कंडीशन ऐसा है, कभी पेशेंट ऐसा है, तो उसको छोड़ के ओवरऑल ये मतलब नियर 90-95% का एक्सेप्टेंस है इसमें। जी जी जी। ये अभी आपने जो ओरल कैंसर की बात की थी सर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि दांत अच्छे भी होने चाहिए ताकि आपके स्माइल अच्छे हों, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो। तो कई बार दांतों के बीच में गैप या फिर दांत उबड़ खाबड़ भी होते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत सारे साधन होंगे। और ये ट्रीटमेंट जो है वो कब से शुरू हो जाना चाहिए? देखिए, ये तो परमानेंट दांत आने से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। परमानेंट दांत 6 इयर्स के अप्रॉक्स आता है। ये हार्ड एंड फास्ट 6 नहीं है, ये 6 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अप्रॉक्स फर्स्ट दांत एक बच्चे का 6 साल के उम्र में लगभग आता है। वहाँ से ही आपको डेंटल विजिट स्टार्ट हो जाता है कि दांत टेढ़ा कितना आ रहा है, सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट तो नहीं है या अर्ली तो नहीं है। ये एक ग्रोथ पैटर्न है जिसको मॉनिटर करना चाहिए। जैसे आप लोगों को देखते हैं कि अपना हाइट मॉनिटर करते हैं कि आज मैं इतना हाइट में हूँ, 1 महीने बाद नेक्स्ट बर्थडे में यहाँ ऊंचाई मेरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वैसे ही आपका डेंटल एज भी है, उस एज को हम लोग को मॉनिटर करना चाहिए। आप शायद खुद ना कर पाए तो एक डेंटिस्ट के पास रेगुलरली विजिट करें। फिर उसके बाद क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर्स ऑफ एज पे परमानेंट सारे आ चुके होते हैं, अदर देन आपका 3rd मोलर्स जिसको विजडम टूथ बोलते हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे आ चुके होते हैं। उस टाइम पे आइडियली हम लोग ट्रीट करते हैं मैक्सिमम। कुछ केसेस में पहले भी करना होता है, एंड इसका अपर लिमिट कुछ नहीं है। कोई भी एज में डेंटल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो टेढ़े दांत सीधे किए जा सकते हैं और वो परमानेंट सॉल्यूशन है, आराम से हो जाता है। उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। जी बिल्कुल। अब हम ओरल कैंसर की बात करेंगे। उसमें सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे होगा सर कि क्या ये हेरिडिटरी हो सकता है? दांतों की समस्या की हम बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कैंसर। बाकी जो हम समस्या की हमने बात की है, उनमें से क्या क्या समस्या जो है वो आनुवांशिक तौर पर हमें मिलता है? देखिए, ओरल कैंसर्स मैक्सिमम जो है वो
इंडिड कैंसर्स मैक्सिमम जो है वो लोकल फैक्टर्स के लिए है। अच्छा, कुछ परसेंटेज ऑफ कैंसर डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर्स के लिए है या क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की वजह से है, ऐसा होता है। हम लोग डेफिनेटली क्या करते हैं, पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि आपके घर में किसी को कैंसर था कि नहीं था। उसके बाद लोकल फैक्टर्स में क्या होता है, लोकल फैक्टर्स में जैसे उसका ओरल हैबिट कैसे है, वो पान गुटखा तंबाकू ऐसा जर्दा या बहुत मिर्ची बहुत गरम इस टाइप का कुछ खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसका काम किस एरिया में है। कोई काम ऐसे हैं जो कि आपको रेडिएशन का एक्सपोजर देते हैं तो उसके वजह से हो सकता है। ये सबको हम लोग को ओवरऑल देखना है। एंड रहा वो जो कुछ परसेंटेज ऑफ कैंसर जो जेनेटिक या इन सब रीज़न से होते हैं, वो क्या है, वो उनका जीन मैपिंग होती है, उसको प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। बट ये डिपेंड करता है उसका, बाय एंड लार्ज लोगों को नहीं पता चलेगा ये क्या है। ये एक मेडिकल बहुत ही डीप सीटेड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है जो कि एक इंस्टीट्यूशन में ही हो सकता है। हाँ, पब्लिक अपने कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम आप अपने घर में क्या कर सकते हैं, पहले तो देखना है कोई वाइट पैच ना हो, कोई रेड पैच ना हो। अगर कोई पैच है भी, कोई मान लीजिए मुगा छाला हो गया तो वो भी वाइट या येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, पर उससे डरना नहीं है, हर पैच कैंसर नहीं है जी। बट अगर वो 3 वीक्स से ज़्यादा रहता है, 21 डेज से ज़्यादा रहता है, हील नहीं होता है, तब डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को मिलिए। बिल्कुल। तो ये ओरल कैंसर का प्रारंभिक जो लक्षण हम कह सकते हैं वो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे, कैंसर का सबसे बड़ा इलाज क्या है, अर्ली डायग्नोसिस। अगर वो पहले पकड़ा जाएगा, अगर वो पहले आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको छुपाइए नहीं। अगर आपका कोई गांठ ग्रंथि या ऐसा कोई वाइट पैच, रेड पैच या एक्स्ट्रा अचानक से आप पहले नॉर्मल खाना खाते थे, अभी बहुत मिर्ची लग रहा है, बहुत मसाला लग रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आप उसको नेग्लेक्ट मत करिए। इनिशियल जितना जल्दी हो उसको चेक कराइए। जी बिल्कुल। कैंसर के बारे में हमेशा हम यही कहते हैं, तुरंत जांच ना आए आँच। तो जितनी जल्दी हम माने लक्षणों को पहचानें, कई बार तो ऐसा होता है कि लक्षण को हम पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार हम लक्षणों के बारे में बताते हैं ताकि लोग सतर्क रहें कि किस तरह के लक्षण आ रहे हैं, उभर रहे हैं, तो तुरंत आप पहचानें और तुरंत इलाज के लिए जाएँ। जितनी जल्दी आप जाएंगे इलाज के लिए, उतनी जल्दी ये जो कैंसर है वो ठीक हो सकता है। हाँ। ओरल कैंसर ठीक होने की संभावना होती है कि नहीं सर? हाँ, लोकलाइज्ड कोई क्योंकि अक्सर हम समझते यही है कि कैंसर मतलब सब कुछ खत्म, टर्मिनेशन नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेजिंग है कैंसर का, हम लोग हमेशा स्टेज करते हैं कि आपका कैंसर कौन से स्टेज में आइडेंटिफाई हो पाया है। अगर अर्ली स्टेजेस में है और वो मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, मेटास्टेसिस का मतलब वो फैल नहीं गया है कि ओरल से वो लंग्स में या कहीं और बॉडी पार्ट में नहीं चला गया है, तो अगर मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, लोकलाइज्ड है, उसका ऑलमोस्ट 100% इलाज है, ऑलमोस्ट 100% इलाज। जी जी जी। बट वही है, आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो पूरी तरह से इसका इलाज हो सकता है। जी। ऐसा नहीं है कि कैंसर एक बार हुआ तो बिल्कुल। हाँ, मेरे खुद ही पेशेंट्स हैं जिन लोग का कैंसर हुआ था और अभी वो लोग नॉर्मल हैं फॉर लास्ट 8 years, एकदम एब्सोल्युटली फाइन, कुछ नहीं है। पेट स्कैन करा के सब कुछ मॉनिटर एवरी ईयर हो रहा है, एब्सोल्युटली फाइन, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी जानकारियाँ सर आपसे मिली हैं। लास्ट के 1 से 1.5 मिनट का समय बचा है, चलते चलते आप लोगों को जो ब्रशिंग हम लोग करते हैं उसके बारे में, जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में चलते चलते कुछ लाइनों में आप बता दें सर। देखिए, सबसे पहले तो खाने के बारे में, जितना फाइबरस फूड खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना स्टिकी फूड खाएंगे उतना आपके लिए ख़राब है। स्टिकी फूड ऐसा नहीं है कि ऑल स्टिकी फूड आर रॉन्ग, खाइए तो उसको ब्रश करिए। ब्रशिंग हर समय वर्टिकल करिए, उसको शू पॉलिश के जैसे रगड़ना नहीं है, उसको ऊपर नीचे सॉफ्ट हैंड से ब्रशिंग करना है। एंड डेफिनेटली 2 बार ब्रश करिए, दैट्स ऑल। रेगुलरली रिंसिंग करिए, अगर पॉसिबल हो तो एटलीस्ट साल में 1 बार अपने डॉक्टर से मिलिए। बिल्कुल। और अक्सर हम संतुलित भोजन की बात जो करते हैं, बहुत सारे तत्व जो हैं, तो दांतों की मजबूती के लिए हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए? कैल्शियम सबसे इम्पॉर्टेंट, कैल्शियम, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड विटामिन सी मतलब नींबू, संतरा, इस टाइप का कुछ भी। विटामिन सी का डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, जो कि एज ओल्ड प्रॉब्लम है। और अगर आप नींबू या संतरा इस टाइप का कुछ भी विटामिन सी का रेगुलर यूज़ करते हैं तो यू आर गुड टू गो। और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम। बिल्कुल।
तो बिल्कुल आपकी बातों से आज लोगों को ये तो पता चल गया है कि दांत हमारे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हम किस तरह से ब्रश करें, कितनी बार करें, कब करें, किस तरह का आहार लें, और साथ ही साथ छोटे छोटे जो सावधानियां आपने बताई हैं, लक्षण बताए हैं, इन सब बातों को जानकर वो अपने दांतों को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए जो भी उपाय हैं वो करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ सर आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त हमें मिला है, बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली हैं, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।